स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के महामंच पर। और ये एक ऐसा संवाद है शायद जिसका इंतजार इस समय समूचा देश कर रहा है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे कई सारे विषय हैं जिस पर आज हम संवाद करेंगे। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। और आज देश आपको सुनना चाहता है। बीते दिनों देश की राजनीति में बहुत कुछ हुआ। हमने सियासत में बहुत सारे शब्द सुने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? अमित जी, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू है कि संविधान हम सबको एक समान अधिकार देता है। हमारे होने का अधिकार, बोलने का अधिकार और कर्तव्य पथ पर चलने का अधिकार। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? यू सेड मैम कैन आई हेल्प यू। अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अगर आपने ये वर्चस्व अपना बनाया कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तब भी जबरदस्ती जनता को हमें स्वीकार करना होगा, तो इस लोकतंत्र की इस ताकत को हर व्यक्ति को समझना होगा कि लोकतंत्र में गांधी परिवार मजबूरी नहीं है जनता की। वो आक्रोश उनका सर आंखों पर, लेकिन जिस सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। और मेरे लिए, उनसे उम्र में ओहदे में छोटी एक महिला के लिए, ये आश्चर्यजनक एक कृत्य था। लेकिन ये भी मैंने स्पष्ट किया जी कि मैं भले ही साधारण बैकग्राउंड से हूं, लेकिन चूंकि आप गांधी खानदान से हैं, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जब आप असभ्यता की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष पर भी एक आरोप मढ़ा गया। आरोप ये मढ़ा गया कि बीजेपी के कुछ सांसद और बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने सोनिया जी को घेर लिया था। और ये कहा गया कि बहुत लोग जो इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, शायद उनके ध्यान में ये बात नहीं है जी कि सदन में कैमरास फंक्शनल हैं। कैमरा की निगाह से सदन विहीन नहीं है।
और आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने किसी को घेरा होता तो वो कैमरा में दर्ज बात बाहर नहीं आती? एक सवाल, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का नाम सदन में लिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए, और सोनिया गांधी की तरफ से जो उन्होंने बोला, बाइट है हमारे पास, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, 10 सेकंड की बाइट है, सुनिए आप। उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। लेट्स जिस वक्त उन्होंने ये बाइट दी तब तक कोई माफी नहीं मांगी गई थी जी। दुनिया और देश जानती है कि जब लोकतंत्र में जनता का दबाव बढ़ा तब उन्होंने लिखकर कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी। मैं सोनिया गांधी ने क्या कहा एक बार सुना देता हूं आपको। Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. कांग्रेस कह रही है मना कर दिया था अपॉलॉजी से। आप ये क्लिप चलाकर अमीश जी, सच में कहूं सोनिया जी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको और फंसा रहे हैं, कृपया ना चलाएं। लेकिन एक सवाल, कांग्रेस कहती है अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई, माफी सोनिया गांधी को मानने की। भी हमारी देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं जी। क्या किसी भी कांग्रेस नेता ने प्रतिभा पाटिल जी को इस प्रकार से संबोधित किया? आप कह सकते हैं कि मैं बंगाली हूं इसलिए बोल नहीं सकता, मेरी मां भी बंगाली है। राष्ट्रपति किस प्रकार से संबोधित किए जाते हैं ये हर देश का नागरिक जानता है। मेरी हिंदी कमजोर है तो अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है, और हिंदी अगर कमजोर है तो राष्ट्रपति बोलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, और फिर जब उनको पत्रकार ने टोका कि आपका संबोधन अपमानजनक है, तो जिसको हिंदी आती थी टोकने पर जिसने बोला कि आप सुधारिए, तब क्यों नहीं सुधारा? आपको भी बहुत गुस्सा आ गया था उस दिन सदन में जब आप बोल रही थी। आप अगर द्रौपदी जी का पूरा जीवन देखें अमीश जी, बाल्यकाल से लेकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते पहुंचते कितना संघर्ष किया है उन्होंने। बचपन में जब उन्होंने अपने गांव, अपने परिवार में ये कहा होगा कि हमारे पास साधन नहीं है, मुझे पढ़ना है, मेरी मदद करो। एक लड़की का उतना हिम्मत जुटाना और कहना कि मुझे मेरा ये अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप शहर में बैठकर ये नहीं समझेंगे। आज से 30, 40, 50 साल पहले वो मंजर क्या होगा उस गांव में, ये समझना एक पुरुष के लिए, माफी चाहती हूँ, बहुत कठिन है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्होंने इस देश की सेवा की। अपने पति को, अपने बच्चों को खोया। और यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, मैं बड़े धड़ल्ले से ये कह सकती हूँ कि हम हमेशा लड़कियों को क्या कहते हैं कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हें सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला परिश्रम से, तपस्या से पहुंची और उसका तिरस्कार कर दिया। क्या बता रहे हैं हम देश की महिलाओं को कि तुम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाओ, तुम्हें खींचने के लिए सामाजिक तिरस्कार ही काफी है। और आप द्रौपदी जी की ही बात क्यों कर रहे हैं? रामनाथ कोविंद जी जब बने, सोनिया जी 1 साल तक उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुई। 21 बार राष्ट्रपति भवन ने उनको बार बार किसी ना किसी कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। न्योता किस प्रकार का? आइए हम देश के सेना के सर्वोच्च जिन्होंने काम किया है उनका अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, समारोह में पधारिए। सोनिया जी नहीं गई। हो सकता है व्यस्त हो, इतनी व्यस्त हैं। अब किस चीज में व्यस्त हैं वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन उस संवैधानिक पद का सम्मान तब भी नहीं किया था जब रामनाथ कोविंद जी थे। फर्क इतना है कि द्रौपदी जी पर जो प्रहार है वो एक महिला के नाते किया। क्योंकि आप एक महिला के नाते द्रौपदी मुर्मू जी जो कि देश की राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर रही हैं। जब से आप राजनीति में हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है पॉलिटिक्स के मत बोलिए, आपको ट्विटर पे और कांग्रेस लताड़ेगी। नहीं, वो तो लताड़ती है, जिनका जो काम है वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एफआईआर करेगी, धर दबोचेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई भी राज्य की पुलिस उठा के ले जाएगी। मत बोलिए। पता चला न्यूज़ 18 को फिर किसी कारागार से अपना कार्यक्रम चलाना पड़ा। एक अमीश देवगन उठा लिए गए, दूसरे चोपड़ा साहब। लेकिन स्मृति जी, पॉलिटिक्स के अंदर आपके को भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते में से जो कुछ हुआ है
क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है किसी कारणवश? देखिए, जब मुझे लोकसभा अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन मैंने अपने परिवार से कहा था जी कि अब से लेकर जब तक मैं जिंदा हूं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर जितना संभव होगा गांधी खानदान मुझ पे अटैक करेगा। मैं तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से भी कह लिया था, जिसको रिश्ते नाते तोड़ने हैं अभी तोड़ दो। लेकिन आपका परिवार राजनीति में नहीं है। वो छोड़ें, सत्य की लड़ाई लड़ती कांग्रेस पार्टी तो आज विपक्ष में ना बैठी होती, सूक्ष्म रूप में। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। आप अमीर जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपके सभागार में इतने सज्जन लोग विराजमान हैं जी, थाने से अगर पुलिस वाला आपको बुलाए तो आप में से कितने लोग उस थाने में कह सकते हैं साहब आज बिजी हूं कल आऊंगा? कोई कहता है? पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए, क्या पुलिस वाले को कभी आप कह सकते हैं सॉरी ये लंच का टाइम है, मैं घर जाके खाना खा के फिर लौटता हूं? होता है क्या? यहां पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहां आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे। कल भी बिजी हैं, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। लेकिन आप संविधान की बात कर रही हैं। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी। वो कहते हैं कि संविधान के दायरे में तो देश में ही नहीं काम हो रहा। ईडी जो है वो बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग है। आपका ये पूरा केस बीजेपी के कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। आप अगर ये कहते कि हमारे कार्यकाल में हमने मनगढ़ंत कोई केस बनाया, वो अलग बात है। ये आपके कार्यकाल से उत्पन्न हुआ केस है। सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। ममता दीदी भी नाराज हैं उधर। वो कहती हैं कि ईडी को भेज देते हैं हर दूसरे दिन, यहाँ पर ये लोग सीबीआई को भेज देते हैं। 50 करोड़ रुपया डाला था किसी के घर में। वो कह रही मुझे पता नहीं है ये कहां से आ गया इनके पास। अगर पता नहीं है तो सैक क्यों किया? तभी शायद कहीं ना कहीं तो उनको इस बात का विश्वास होगा कि ईडी ने जो तथ्य सबके सामने प्रस्तुत किए या जो भी आपका रिकवरी हुआ उसमें कोई दम है, तभी तो आपने हटाया। लेकिन ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ जाती है, बीजेपी के किसी नेता के पास कोई गड़बड़ नहीं। अगर टीएमसी के नेता ने लूट मचाई, अगर दिल्ली में एक नेता है जो बिस्किट अपने घर में रख रहे हैं, अगर सोनिया जी और राहुल जी बैठ के 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति धर दबोचते हैं, वो जमीनें जो हिंदुस्तान की हैं, तो आप उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन अभी संजय राउत को भी गिरफ्तार कर लिया। आपके बहुत पुराने आपको दुखी दिख रहे हैं, वो तो लहरा रहे हैं अपना दुपट्टा, खुशी खुशी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ऑफर था बीजेपी को ज्वाइन करने का। वो मतलब तो एमपी है, की सरकार को ज्वाइन करके क्या करेंगे? हमारे पास तो 300 से ज्यादा सांसद हैं। पर उन्होंने बोली इस बात को, उन्होंने बोला कि बोला? मेरे पे भी प्रेशर था कि आप आ जाओ बीजेपी के साथ। प्रेशर क्यों? सरकार के अंदर आ जाओ, फिर तो आपको छोड़ देंगे। मतलब संजय जी ये कह रहे हैं कि सरकार मैं चलाता था, उद्धव जी नहीं चलाते थे, ये कह रहे हैं? उद्धव जी कंट्रोल में नहीं थे, मैं था। इज दैट हिज स्टेटमेंट? लेकिन आपके बहुत पुराने सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे थे। भाई आज भी सम्मान कर, मैं सोनिया जी का सम्मान करती हूँ तो उद्धव भाई का नहीं करूंगी। लेकिन संजय राउत कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं हिल जाता तो दुनिया हिल जाती। वो चला रहे थे सरकार, वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अध्यक्ष हैं क्या? तब थे, अब हैं। जिसके हाथ में कमान नहीं है वो कह रहा है कि मैं ही ब्रह्मांड चला रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं एमबीए की सरकार मैंने बनाई इसलिए मुझे टारगेट किया गया। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी का कोई रोल नहीं था, सोनिया जी का कोई रोल नहीं था, शरद पवार का कोई रोल नहीं था। जो किया धरा है वो सब संजय राउत जी ने किया। कहते मैं ही चाणक्य था इसका। हाँ वही कह रही हूँ, चाणक्य के साथ तुलना मत कीजिए, इतना बड़ा अपमान मत कीजिए चाणक्य का। चाणक्य ने अपनी नीति राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित की।
गरीब का घर लूटने के लिए नहीं की। एक रॉबर्ट वाड्रा ने बात बोली, अच्छा, वो अभी भी बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के जो दामाद हैं, उन्होंने बोला कि उनका कहना है कि सरकार को गांधी परिवार से डर है, गांधी परिवार ही बदलाव ला सकता है, इसलिए सरकार उनकी आवाज दबा रही है। जहां तक जीजा जी की बात है, राहुल जी के, अमेठी का ही उल्लेख कर सकती हूँ। 5 विधानसभा की सीटें हैं जी। अभी अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, दोनों भाई बहन आए थे, जो उनका अधिकार है। 4-5 बार आए, 4 सीटों पर आए, चारों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। ऐसे लोगों से डरेगी बीजेपी? उनके तो शुभ चरण पढ़ने से जमानत जब्त हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो चाहती हूं जीजा जी संघ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। कांग्रेस को लग रहा है इस बार आप रायबरेली से लड़ेंगी। देखिए कौन कहां से लड़ेगा ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगी, लेकिन इतना जरूर कह दूं उनसे कि अमेठी में दोबारा कमल का फूल ही खिलने वाला है। अगर इस बार मैदान में प्रियंका जी आ गई तो? कोई भी आए थे ना, भी विधानसभा में आए थे, दोनों साथ आए थे। पर इस बार लड़ी नहीं ना, वो तो पीछे से अरे थी। लड़े, पीछे से आगे से मध्य में रह के लड़े। मैं तो चाहती हूँ लड़े, ये भी किस्सा एक बार खत्म हो, लड़े। आप चाहती हैं कि अमेठी में इस बार प्रियंका गांधी के साथ आपका मुकाबला हो? मेरा पहली बात, मैंने जब से चुनाव के उम्मीदवार बनने को स्वीकार किया, मेरी पार्टी का जब से आदेश रहा 2014 में 19 में, दोनों बार कहा कि अगला लोकसभा का चुनाव कौन कहां से लड़ेगा इसका निर्णय लेने वाली सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड है। लेकिन भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा अमेठी से वो जीतेगा। आज आजादी का अमृत महोत्सव है। देश के कई मुस्लिम दानिश्वर नेता कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहीं नहीं, एक, झूठ ना बोले। तेरी कई कहते हैं जो राहुल। एक है उनका नाम तो लें, वो मुस्लिम नेता नहीं है राहुल जी। आप उनको क्यों मुस्लिम नेता बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, ओवैसी कहते हैं, ओवैसी कहते हैं, बाकी कई नेता कहते हैं। उनकी पूरी राजनीति उस पर आधारित है, खौफ की राजनीति करते हैं, डराओ और वोट लो। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो जोड़ने की बात करेंगे? उनकी राजनीति ही तोड़ने पे चलती है। वो कहते हैं कांवड़ियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और मुसलमान लड़कों पर ऐसा है, डंडे चलाए जाते हैं। मैं जिस मंत्रालय से संबंध रखती हूँ जी, उस मंत्रालय के माध्यम से, हज कमेटी के माध्यम से, MEA के सहयोग से इतने हाजियों का समर्थन होता है, उनको और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सहयोग प्रदान करती है सरकार। वो उनको दिखेगा नहीं। बीते कुछ महीनों के अंदर इस देश में हमने एक नारा बहुत सुना है, जो कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और हमने देखा है कि राजस्थान में हो या फिर अभी कर्नाटक में लोगों के सर तन से जुदा हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है बतौर मंत्री आज़ादी के इस अमृतकाल में ये एक चिंता का विषय है देश के लिए? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो एजेंसीज पर बेस्ट आप छोड़ें तो बेहतर है। लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, सम्मान परस्पर होना आवश्यक है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। किसी एक का अपमान, किसी एक का उत्थान, उससे राष्ट्र को कहीं भी लाभ नहीं होता। पर सबका प्रयास। अमीर जी, मैं ईरानी सरनेम के साथ दुनिया घूमती हूँ। सरनेम की वजह से क्या प्रताड़ना होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने कई जगह पर जाकर समझाने की कोशिश की कि ईरानी सरनेम और गले में मंगलसूत्र यही भारत है। पर मोदी जी की कैबिनेट में अभी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। ममता जी अल्पसंख्यक मंत्री रही पश्चिम बंगाल की, वो कौन से धर्म से हैं? हिंदू हैं, वो चंडी पाठ करती हैं। जो भी पाठ पढ़ती हूँ, कौन से धर्म से हैं? आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अब हर समाज, हर समुदाय के अपने अपने प्रधानमंत्री और अपने अपने मंत्री होंगे? ये हिंदुस्तान है। आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी अगर मंत्रालय के अंदर, या फिर उनका कोई मंत्री नहीं होगा, तो आपको लगता है क्या आपको क्यों लगता है आज नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट में आप अगर कहते हैं कि एक समाज विशेष के व्यक्ति होंगे तभी उनको तवज्जो मिलेगी? नहीं, सवाल पूछा जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ, हरदीप सिंह जी क्या हैं?
हरदीप पुरी क्या है? ये दुर्भाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे अपने एक एक कैबिनेट के साथी का धर्म बताना पड़ रहा है। किरण रिजिजू जी का धर्म क्या है बताइए ना, बताइए अमीर जी। बौद्ध है। हरदीप पुरी जी क्या है? सिख समाज से हैं, अल्पसंख्यक है ना। पर मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। हाँ, तो उनका मंत्री नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि आज अगर आप मुझे एक मौका दे रहे हैं एक महिला होने के नाते, अगर परिभाषाएं देखें, कांग्रेस की रीत देखें, तब तो महिला को मुस्लिम समाज की क्या माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री नहीं होना चाहिए। पर चलन तो ऐसा ही रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, चलन को चलाने के लिए थोड़ी ना मोदी सरकार बनाई थी, बदलने के लिए स्टेटस को मोदी सरकार बनाई थी। देखिए अब तो ये भी कहा जाता है और मैं तो वो मंत्री हूँ जो पारसी से ब्याही हूँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, क्रिश्चियन स्कूल से। बताइए। लेकिन अब तो कहा जाता है कि किताब उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, आपको आश्चर्य है? मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, उनको कावड़ क्या है ये पता है। लेकिन राहुल गांधी भी शिव के भक्त हैं। कब? जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, शिव के भक्त हैं। आप बार बार वहीं पे लाते हैं बात, राहुल गांधी पे। दो माइनॉरिटी पृष्ठभूमि के वो प्रतीक हैं, पारसीज और क्रिश्चियंस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनेऊधारी ब्राह्मण उनको मतलब मैं देखिए गुजरात के चुनाव में बोला गया था कि आप चाहते हैं कि मैं उन पे व्यक्ति विशेष टिप्पणी करूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने पारसी से ब्याह किया, मेरे बच्चों का गोत्र नहीं हो सकता। धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उसको मैं अपनी राजनीति से नहीं जोड़ती। राहुल गांधी कितने चुनावी हिंदू हैं वो देश जानता है, नकार चुका है। आप चाहते हैं मैं विशेष उन पे टिप्पणी करूं ताकि वापस सोनिया जी सदन में आके कहें डोंट टॉक टू मी? क्यों कर रहे हैं भाई साहब? लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं जो राजा के खिलाफ है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात उठाता है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसमें उनकी अपनी गलती है। पर वो कहते हैं मैं देश का मुद्दा उठाता हूं क्योंकि महंगाई की बात। कहां उठाते हैं मुझे बताइए, कहां उठाया? वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं। वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? क्योंकि देखिए अधीर रंजन को हिंदी नहीं आती, उनको कितनी आती है ये भी पूछ लीजिए पहले। पर राहुल गांधी ने तो हिंदी में ही ट्वीट किया था। वही तो कह रही हूँ, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी बार बार चेक कर रहे हैं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, आपको भी यकीन नहीं है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? देखिए अब आप मेरे पे बात डाल रही हैं तो मुझे लगता है कि खुद ही ट्वीट करते होंगे वो तो, जब उनका हैंडल है। नहीं, जनता क्या कहती है? अच्छा, महंगाई के विषय पर मैं बता दूं आपको, सबसे बेहतर टेस्ट है, एक बार पूछ लीजिए, खुद ही करते होंगे तो लौपतगामिनी लिख दें। सदन में मिलते हैं, आप ही पूछ लीजिएगा कभी, आपका संवाद होता हमको तो बार बार कहते हैं डोंट टॉक टू मी, हम कहाँ से पूछें? वैसे राहुल जी और आपका जब सामना होता है तो नमस्कार तो होती होगी? नहीं, वो नमस्ते नहीं करते। भाई आजादी के अमृत काल की चर्चा हो रही है, आप विषपान काहे कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है राहुल जी की बात करना विषपान है? नहीं नहीं, आपको विषपान करना पड़ रहा है क्योंकि आप उनकी हिंदी टटोल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर की ये चर्चा है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा मुझे पता है उनको हिंदी आती है। जी जी, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा मानना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का राइज हो रहा है, पंजाब में वो जीत गए, इसलिए बीजेपी डर गई है उनके खिलाफ, उनकी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई के छापे हो रहे हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी बदली है, तुरंत पुरानी पे चले गए। वो कहते हैं मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, हैप्पी क्लास चलाता हूँ। स्वीट टेररिस्ट? हाँ, उन्होंने बोला ना जब पंजाब में उन पे आरोप लगे थे। हाँ। इतने हैप्पी हैं कि सत्येंद्र जी के घर पे इतने सारे गोल्ड बिस्किट मिल गए हैप्पीनेस में। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हैप्पीनेस इंडेक्स इतना हाई है, लेकिन मोदी सरकार हमसे अनहैप्पी है। दिल्ली में सत्येंद्र जी इतने हैप्पी थे कि इतनी सारी उन्होंने जायदाद ले ली हैप्पीनेस में। वेरी हैप्पी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी को प्रॉब्लम है और बीजेपी डर रही है, जो बार बार आरोप लग रहा है? केजरीवाल ने ये भी कहा था मुझसे डर रहे हैं, मैं बनारस आ रहा हूं लड़ने लोकसभा। लड़े ना,
वो कह रहे हैं अब सिसोदिया को जेल भेजेंगे आप भाई लोग? लड़े ना जी लड़े। अब उनको क्या पता कि सिसोदिया जी ने ऐसा क्या कृत्य किया है कि वो जेल जाएंगे, और कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ वही बोल रहे हैं। अगला सवाल मेरा महंगाई को लेकर है, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि देश में लोकसभा में भी महंगाई को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष कह रहा है महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बाकी 50 चीज़ें हो रही हैं। आप सोचें, विश्व भर में आज आर्थिक व्यवस्थाओं में हर राष्ट्र की क्या हालत है। अमेरिका से बार बार लोग परामर्श करते हैं या कंपैरिजन करते हैं वहाँ और यहाँ के हालात। मैं तो कहती हूँ अमित जी छोड़ दें, जो इनके काल के आरबीआई के मुखिया थे वो स्वयं इस सरकार की सराहना कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में आरबीआई ने अच्छा काम किया, अर्थव्यवस्था को अच्छे रूप से संभाला, और किसी ने की नहीं, उन्हीं की सुन लेते। लेकिन 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देना, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ देना, 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रखना, सारी सरकारी स्कीमों को चलाना और टैक्स का एक पैसा ना बढ़ाना, ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है। आजादी का अमृत काल है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया कि सबको अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा लगाना चाहिए, उन्होंने लगाई, और देश में सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी लेकर भी पॉलिटिक्स हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोकलाम पे पहले लगा कर आओ तिरंगा। उमर अब्दुल्ला साहब से अगर आप तिरंगे का सम्मान अपेक्षा कर रहे हैं तो माफी चाहते हैं। पर जयराम रमेश भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मूर्ता है। वो जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि 52 साल तक संघ के दफ्तर पे झंडा नहीं लगा था। वो भी झूठ है, और वो कितना झूठ बोलते हैं वो आपको अभी दिखाई दे गया कुछ दिनों में। जी दिखा। विषय ये है, तिरंगा किस बात का प्रतीक है? वो महज एक कपड़ा नहीं है जो लहराता है। उसे शान से लहराने के लिए कितने लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है सरहद पर। और मैं अपने देश में शान से अपना तिरंगा नहीं लहराऊंगी तो और कहां लहराऊंगी? तो जिसको इस बात से एतराज है कि तिरंगा शान से हिंदुस्तानी ना लहराए, वो अब तक हिंदुस्तान को समझा नहीं है। जी, क्योंकि वो तिरंगा किसी सरकार का नहीं है, राष्ट्र का है, हम सब का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपका इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।